बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। 25 जनवरी को पीडीएम का सरबराह इजलास है। दो तीन चीज़ें सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि जनाब क्या शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये पूछी जा रही है कि जनाब क्या नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शामिल होंगे या खिताब करेंगे। और तीसरी बात ये कि जनाब ये जो फैसले हैं ये क्या करने जा रहे हैं, क्या तहरीक अदम एतमाद की कोई तारीख वगैरह पीडीएम जो है वो देगी तो कैसे देगी, इस पर बात करते हैं। और फिर इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि जनाब यहाँ बड़ों के लिए कुछ और कानून है, छोटों के लिए कुछ और कानून है। और रियासत मदीना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का हवाला कि जनाब अगर मेरी बेटी भी ये जुर्म करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता, इस तरह की। और लेकिन अमलन वो मैं कहता हूँ ना, खान साहब जो भी कहते हैं उनके आगे आ जाता है। तो इस तरह का मामला एक और हुआ है आज। और फिर काजी साहब जस्टिस काजी फायद ईसा लाहौर में दो तकारीब थी वकला की। एक तो लाहौर हाई कोर्ट बार में सेमिनार था, एक पंजाब बार कौंसिल में था। दोनों जगह गए हैं, पैदल गए हैं। पैदल क्यों गए हैं GOR1 से हाई कोर्ट तक। और फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि जनाब जज को डरपोक होना चाहिए, मैं तो बहादुर नहीं हूँ वो कहते हैं। और लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि एक तो अफ़गानिस्तान के वाले से मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब थोड़े ट्वीटर कुछ नहीं होना। वो एक चीज़ उसमें मिस हो गई थी कि यूरोपीय यूनियन ने अपना सफारत खाना अफ़गानिस्तान में खोला है। इस नुक्ता नज़र से हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इस नुक्ता नज़र से वो कह रहे हैं हम खोल रहे हैं कि वहाँ जो कहत है एक तरह से या ग़िज़ाई किल्लत या शदीद मुश्किलात में अवाम जो घिर गए हैं उनके हल के लिए कोई वो राब्ते शाब्ते और जो भी ज़रूरत पड़े बाहर से NGOs के पैसे, सरकारों की तरफ से इमदाद या इमदादी सामान जो भी वहाँ पहुँचना हो उसकी तरसील के लिए वो कह रहे। और दूसरी बात मैंने की थी जनाब शेख रशीद साहब ने, जो अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात हैं, उन्होंने एक जो बयान दिया है कि 42 ममालिक की फ़ौज को तालिबान ने बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि जनाब देखें शिकस्त दी, बखाया, उनको भगा दिया, फ़रार होने पर मजबूर कर दिया, इस तरह की बात कहते हैं। अमेरिका के साथ हमारे मामला ठीक करने की इमरान खान साहब एक कोशिश करने जा रहे हैं। वो ये है कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के सदर थे सरदार मोहम्मद मसूद खान साहब, ज़ाहिर है आपको पता ही होगा कि वो पुराने सफारतकार हैं और उनकी जो सर्विस है वो सफारतकारी के हवाले से सरकारी मुलाजम वो रहे हैं और बड़े पाए के वो सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के मंदूब भी रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में। तो उन्हें अब ये इतला है कि जो मौजूदा वहाँ हमारे सफ़ीर हैं, असद, शायद उनका नाम है असद मजीद खान, उनकी जगह वो 2019 में इन्होंने लगाया था उनको। और वो जाते ट्रंप के वो बैठ गए थे पैरों में, बल्कि बिछ गए थे। और ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चलानी शुरू कर दी थी पाकिस्तानियों में उन्होंने। और ज़ाहिर है इसका डोनाल्ड ट्रंप को तो बड़ा गुस्सा है। और मसूद अहमद खान साहब के लिए बड़ा इम्तहान होगा ये, वो वहाँ जाते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो एक काइयाँ और खुली आँखों वाले सफ़ीर हैं, वो कुछ ना कुछ टांका शांका फिट कर लेंगे। असल में इशू है क्या, वहाँ के मीडिया ने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है। शेख रशीद साहब जिस पर मोहर तस्दीक सबत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तालिबान के पीछे ना होता तो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में हज़ीमत का सामना ना करना पड़ता। ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं, वो ट्रंप वाली जमात भी और ये बाइडेन वाली जमात भी, दोनों को ये पक्का यकीन हो गया हुआ है। और वहाँ के मीडिया ने एक बयानिया बना दिया है, खड़ा कर दिया है बयानिया कि पाकिस्तान अगर तालिबान के पीछे ना होता तो इतनी बुरी शिकस्त या इस तरह शर्मिंदगी न उठाना पड़ती पूरे नेटो को और अमेरिका को। शेख साहब उस पर मोहरें लगाई जा रहे हैं, ओके ओके टोके टोके बस। लेकिन वो मसूद साहब जो हैं वो धीमे मजाज के सफ़ीर समझ जाते हैं। और मुबैना तौर पर बताया गया है कि उनको बता दिया गया है और इसलिए उन्होंने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं कि अगर हालात नॉर्मल भी हो जाएं अमेरिका के साथ
ये बजाय इसके कि मोहब्बत बड़े माजी की तरह हो जाए कि अमेरिका और पाकिस्तान भाई भाई जैसी बात, ऐसी बात ना भी हो, लेकिन वो बस पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क डीप स्टेट से थोड़ा निकाल दे और दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करने वाले मुल्क में कंसिडर ना करें। ये यार अफगानिस्तान देते ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, इस हद तक उनको गुस्सा है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये सरदार, बल्कि जब कश्मीर वाला इशू बना था तो मैंने ये तजवीज़ दी थी एक वफाकी वज़ीर को कि यार इस गल भुल जाओ कि नून लीग की हुकूमत दा विच सदर बनया, इनको आपके जो सफारतकार हैं उनसे बेहतर सफारतकारी कर सकते हैं सरदार मसूद खान साहब। लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा चलो यार थोड़ो तुसीं भी नून लीग के हर बंदे ने समझ दो कि बड़ा लायक फायका। तो हालांकि वो नून लीग के हवाले से उस तरह उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जरदारी के दौर में भी अहम अहदों पर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक इशू हो गया। दूसरा इशू वो जो कह रहे हैं जनाब एक अहमद जवाद साहब हैं जो इनके कभी एडिशनल सेक्रेटरी, वो उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई करे हैं, वो बड़े सवाल उठाते रहे हैं कि जनाब सारी उम्र 16 साल आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे पे हुकूमत चलाई, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो और ओवरसीज़ के लिए क्या किया है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात, कारकर्दगी पे सवालात आए रोज़ टीवी चैनल्स पर। और फिर जनाब इन्होंने उनकी जो रुकनीत है, बुनियादी रुकनीत, अहमद जवाद साहब एडिशनल सेक्रेटरी इतलात मरकज़ी रहे हैं इनमें पीटीआई के, तो उनका जनाब इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दें। हालांकि उनकी रुकनीत मुअत्तल करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो ऐसे खुल के बयान दे रहे हैं तो उनको पीटीआई से क्या क्या ख़ास, उनको पहले ही उम्मीद हो चुकी हुई है कि वो मुजीदुद्दीन अहमद हैं और हामिद खान हैं जमात के, क्योंकि जो तनकीद करता है वो तो पसंद नहीं है इनको, खान साहब को। अच्छा, अब इसमें इम्तियाज़ी सलूक देखें, ये मैं कह रहा हूँ। आपके जब जो सरवर खान चौधरी सरवर हैं पंजाब के गवर्नर, जब पिछले दिनों लंदन गए हुए थे तो क्या क्या नहीं कहा उन्होंने कहा जब 6 लाख अरब के लिए पूरा मुल्क गिरवी रख दिया इन्होंने IMF के सामने। जो तनकीद हो सकती थी बाहर खड़े होके, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे खान साहब उनको वहाँ ही एक परवाना भेज देंगे कि भाई जी तुम गवर्नर पंजाब नहीं रहे, लेकिन वो गवर्नर भी हैं, उनको अहम जिम्मेदारियाँ भी दी जा रही हैं, पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से भी वो काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी का कोई ख्याल नहीं है। एक इल्ज़ाम उन्होंने लग गया कि शायद नवाज शरीफ ना मुलाकात हुई है, मेरी इतला नहीं हुई, लेकिन वो इल्ज़ाम जानबूझ के भी फैलाया जाता है अपनी अहमियत बनाने के लिए। जनाब देखें मुझे उस तरफ से भी आफर हैं, उस तरफ से आफर हैं, लेकिन वो खुफिया वालों की रिपोर्ट है कि कोई मुलाकात नहीं हुई, वह भी ड्रामा था। और फिर परवेज़ खट्टक साहब खुद दो बयानात उनके वीडियो मैदान में, जिसमें वो एक कैबिनेट मीटिंग में खिताब करते हुए कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म हमने बने। एक तो वो अभी इजलास वाली बात है ना, चंद रोज़ पहले वो जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें बाद में कहा जी मैं सिगरेट पी लेंगे, उससे पहले 2-3 वीडियोस उनकी ऐसी हैं। एक में वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो इमरान खान को 72 घंटों में गिरा दूँ, ये बात। और दूसरा उनका मैं चुटकी भी जाते गिरा सकता हूँ इमरान खान की हुकूमत ऐसे, और इसको मैंने वज़ीर आज़म बनाया है, इस तरह की बात उन्होंने की। बाद में फिर वो ज़ाहिर है माफ़ी तलाफ़ी या इधर उधर हो जाते हैं। उनको भी ना शोकस दिया ना, क्योंकि उनके घर के कुछ 7-8 MP MNAs हैं, सारे टब्बर ही उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जिन्होंने नहीं बनाया MP MNA वो छड़ के 1-2 नून लीग बढ़ गए, 2 पीपल्स पार्टी चले गए। और फिर नूर आलम खान साहब, उनको भी शोकस दिया है, मुअत्तल नहीं किया। इस तरह जो मामला खान साहब जो जिक्र तो बड़ा करते हैं, नेल्सन मंडेला जिनके ये ताने भी देते हैं नवाज शरीफ को कि बड़ा नेल्सन मंडेला बनया फिरता। नेल्सन मंडेला ने ये कहा है कि किसी कौम को देखना हो, जज करना हो, तो ये ना देखें कि वो अपने बड़ों के साथ क्या सलूक करती है, बल्कि ये देखें कि वो अपने छोटों के साथ क्या सलूक करती है। अगर छोटों को हुकूक वहाँ मिल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, तमाम उनके बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो फ़ाल हैं, तो फिर ठीक है, वो कौम गुड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमीरों को देखें, अमीरों के साथ इम्तियाज़ी सलूक हो सकता है। इम्तियाज़ी सलूक यानी कि उनसे कोई अच्छा सलूक आम से, ज़ाहिर है जो ज़्यादा टैक्स देते हैं उसके ज़्यादा अच्छा हुकूमत का सलूक हो सकता है, लेकिन जो आम लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ बराबर सलूक है
खान साहब ना उस बात पे पूरा उतरते हैं कि ताकतवरों के लिए जो हदीस मुबारक जी खुद बयान करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं, ना ही नेल्सन मंडेला ने जो उल्ट बात की है उस पर पूरा उतरते हैं। अब अहमद जवाद मुअत्तल की फारग ही करता है यार, समझ लो तुसी कि ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਤੂੰ ਕਰ ਸੰਕੀਤ ਛੱਡ से ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ करने। अब जनाब काजी फायज़ ईसा साहब लाहौर में थे, ज़ाहिर है वो बड़े मकबूल हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट बार जाना था तो उन्होंने फ़ोन किया कि जनाब एक तो मौसम ख़राब है, तकरीब थोड़ी सी लेट हो गई है, तो आप जो है ना वो हम आपको फ़ोन करेंगे फिर निकलना। अब वो कह रहे हैं जनाब उन्होंने छतरी पकड़ी GOR से और पैदल चल पड़े हाई कोर्ट की तरफ। वो हाई कोर्ट जब पहुँचे हैं हाई कोर्ट बार में तो वो काजी साहब आ गए, रौला पड़ गया। सहाफ़ियों ने पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप पैदल ही आ गए बगैर प्रोटोकॉल के। वो इस्लामाबाद में बगैर प्रोटोकॉल के फिरते रहते हैं, पैदल ही जाते हैं अदालत। उन्होंने कहा ना मैं ये बताता हूँ, जब मैं खिताब करूँगा ना तब बताऊँगा मैं पैदल क्यों निकला हूँ। वैसे उन्होंने कहा जनाब ये कह रहे थे लेट है, तो मुझे बेचैनी सी थी तख़ीर की वजह से, तो मैं आराम से छतरी निकाल के चल पड़ा। और बाद में जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने बताया कि जनाब मेरा ये उन्होंने अपना बताया कि स्मोक लाहौर का एक इशू है, बल्कि पाकिस्तान का इशू है। तो वो कहते हैं मैं जब निकला हूँ तो मैंने बड़े मंजर देखे। एक साहब का घर देखा, वो कहते हैं मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, बाहर रुकावटें लगी हुई हैं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। हुकूमत की तशहीर के पोस्टर लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में पैसे लिए जाते हैं, रियासत पैसे लेती है अगर हुकूमती शख्सियात की तशहीर करनी हो, और यहाँ पूरा माल रोड हुआ कहीं भरा हुआ है और पैदल चलने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गटर उबल रहे हैं, पानी जो सड़क पे है गाड़ियाँ आती हैं अड़ा के ले जाती हैं, वो बंदों पे डाल के चले जाती हैं। वो कहते हैं पैदल चलने वालों का, जिसके पास गाड़ी नहीं उसका फुटपाथ पे ज़्यादा हक है। लेकिन यहाँ फुटपाथ पे आपको पता है लाहौर में वो तजावज़ात और ये और वो और इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने निशानदेही की। और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तजवीज़ दी, तजवीज़ अच्छी है कि एक दिन बनाया जाए कार फ्री या व्हीकल फ्री या गाड़ी फ्री दिन। उस दिन वो कोई गाड़ी जो कारें शारें जो हैं वो सड़कों पे ना हों, और जो सरकारी मुलाजमीन है वो उन्हें पैदल जाना चाहिए। एक तो स्मोक में कमी होगी, दूसरा उन्हें पता चलेगा अवामी मसाइल का। ये उन्होंने पैदल आने के हवाले से बातें की। और फिर उनका आ गया खिताब में उन्होंने ज़ाहिर है वकला पहले तकरीरें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जनाब काजी साहब बड़े दिलेर आदमी हैं। तो जब काजी साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा जनाब ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत दिलेर आदमी हूँ, मुझे किसी और ने भी कहा था, किसी और का उन्होंने नहीं बताया और कौन था, कोई भी हो सकता है। जेड़े कहते उनके काजी साहब वो कहते हो ना जिद्दी बड़ा तू आइन और कानून की गल ही करी जा रहे हो, तो उसको उन्होंने जैसे किसी को कहना हो ना कि जो थोड़ा सा कमज़ोर हो जहनी तौर पर, उन्होंने कहते यार तेरा भरा बड़ा शरीफ आदमी है, यानी शरीफ से मुराद वो समझ जाए कि वो सीधा साधा आदमी है। तो इनको उन्होंने इनकी हट दर्मी जो है उसको उन्होंने कर दिया कि दिलेर बड़ा। उन्होंने जी मैंने कहा कि ना मैं दिलेर नहीं हूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, और जज को डरपोक ही होना चाहिए। वो कहते हैं डरपोक डरना किससे है? अल्लाह से और आइन से। वो कहते हैं अवाम से नहीं डरना, असल जज वही है जो अल्लाह से और आइन से और कानून से डरे और उनके मुताबिक फैसले दे दे, वरना तो जो इंसाफ है वो। और फिर उन्होंने उर्दू की बात की कि जनाब उर्दू में लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपने हकूक़ के हवाले से। अगर बन जाए कानून कोई ऐसा कि उर्दू में भी अशात हो कवानीन की, तो लोगों के लिए अच्छा हो। वैसे अदालत में इंग्लिश में बहस हो रही होती है, तो और जो बैठे होते हैं साइलीन उनको पता ही नहीं होता जनाब हमारे वकील क्या कह रहे हैं। वैसे पंजाबी में ना लोग कहते हैं कि झूठ बोलने और रिश्वत लेने के लिए, नाइंसाफ़ी के लिए, डंडी मारने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए था, यानी बंदे को बड़ा दिलेर होना चाहिए। ना खुदा का खौफ हो, ना कानून का डर हो,
نہ اس بات کا خوف ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، جنہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہ ہو، تو پھر بندہ فیصلے دیتا ہے جیسے دھڑا دھڑ ہوتے ہیں۔ یہاں دلیر جج رہے ہیں، بڑے دلیر جج آئے ہیں۔ جسٹس منیر نے ایک ایسا اصول ڈھونڈ کے لے آئے تھے، نظریہ ضرورت والا، تو ساری دنیا پوری قوم حیران ہو گئی، جناب کمال ہو گیا، ایسی دلیری دکھائی انہوں نے۔ اور پھر دلیری سجاد علی شاہ صاحب بھی دلیر چیف جسٹس سمجھ جاتے تھے، اور پھر ان کی بنتی نہیں تھی، کبھی کسی حکومت سے لڑائی، کبھی کسی حکومت سے لڑائی۔ حکومت کہتے تھے آئین کو وہ پامال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت کر رہی ہے۔ پھر افتخار احمد چوہدری صاحب نے جو دلیری دکھائی، اتنے سو موٹو اندھا دھند، اور ثاقب نثار صاحب نے تو پھر وہ خیر اخیر ہی کر دی۔ یہ جو عوام سے نہ ڈرنے والی بات ہے، یہ جو دلیر جج اپنے آپ کو، یہ دلیری ملمہ سازی، دلیر ضرور کوئی نہیں ہوتے، یہ صرف ملمہ سازی۔ جب افتخار چوہدری کو نہیں نہ بنا رہے تھے وہ امیر الملک مینگل کو، کسی طریقے سے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا مشرف، سینئر موسٹ ہونے کے باوجود، وہ کوئی طریقہ، کیونکہ اس وقت تو ان کا دور تھا، قانون آئین ان کے گھر کی باندھی، تو امیر الملک مینگل صاحب کو کسی طریقے سے پرانی طریقوں میں جب انہوں نے انکار کیا تھا اور ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، وہاں سے ان کو وہ کہتے لگا کے سینئر موسٹ بنا کے ان کو لگا دیا جائے۔ افتخار چودھری صاحب کو ہو گئی تھی مخبری، اور پھر اس وقت جو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کیا لل نہیں کرنی سی چودھری صاحب نے چیف جسٹس بننے کے لیے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ صرف وہ بھی دکھاوے کے لیے، وہ جناب حکومت کے خلاف فیصلے بڑا کرتا ہے، بڑا دلیر جج ہے، وہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، پاپولر ڈیسیجن وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ قاضی صاحب کہتے ہیں ڈرپوک ہونا چاہیے، ڈرپوک بہادر ہونا چاہیے، لیکن ڈرنا چاہیے اللہ سے اور قانون سے اور آئین سے۔ اور پھر بات یار بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اور پی ڈی ایم کی بات چھوٹی سی مختصر کر کے، وہ مختصر بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں، فائنل ہونے والے ہیں کہ اگلی حکومت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، یہ چیزیں میری اطلاع مقام پی ڈی ایم کی جو سربراہی اجلاس ہوگا اس میں ڈسکس ہوں گی۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کورونا میں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کیے ہوئے، اور پھر نواز شریف وہ بھی خطاب کریں گے، اور بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی رابطہ شابطہ اسی دوران زرداری صاحب کے ساتھ ان میں سے کسی بڑے کا ہو جائے، اور وہ وہاں رپورٹ دے رہے ہیں جناب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈیٹ کا وہ فائنل کر لیں گے، یعنی کہ یہ پہلا ہفتہ فروری کا، دوسرا ہفتہ اس طرح، لیکن میرا خیال ہے کہ اناؤنسمنٹ شاید وہ اس وقت کریں گے جب وہ مکمل وہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک مشاورت کر کے پھر وہ ان کو بتا دیں گے کہ جناب یہ ہم کرنے والے ہیں۔ اور پھر وہ ایک وہی بات جو میں کر رہا تھا عمران خان صاحب والی کے، جو کہتے ہیں آگے آتا ہے، بھائی صاحب جناب جو ان کے منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، میں نے کہا نا کہ نواز شریف تو بغیر ویلا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ نواز شریف تو بغیر حکمران دی پریس کانفرنس بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب 100% فیصلہ جو ہے عمران خان کا تھا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا، اوکے ٹھیک ہے ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے جناب وہ کابینہ میں بیمار بڑے تھے، تو لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب وہ تو بیمار ہے ہی نہیں، رپورٹیں جھوٹی ہیں ان کی، جو بھی وہ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ جو ان کے مشیر ہیں فیصل سلطان صاحب، جو شوکت خانم کے بھی بڑے ڈاکٹر ہیں، طاہر شمسی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، کراچی سے آئے تھے اسپیشل، محمود ایاز صاحب جو سروس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سروس اسپتال کے پرنسپل ہیں، یہ سارے لوگ ان میں تھے، اور ان کو باہر بیٹھ کے نگرانی کر رہی تھی یاسمین راشد صاحبہ۔ تو یہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ خان صاحب کو جب وہ ان کا طیارہ اڑا ہے ایمبولینس، ایئر ایمبولینس، تو اسی وقت 15 منٹ بعد خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جناب یہ تو بندہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دھوکہ کر کے نکل گیا۔ آخری وقت تک انہوں نے پھڈا ڈالا تھا عدالت میں، مجھے پتہ ہے، میں اس کورٹ پروسیڈنگ میں موجود تھا، اور جس حد تک یہ جا سکتے تھے گئے تھے کہ خان صاحب نہ جائیں، نواز شریف نہ جائیں، اور پھر وہاں جب عدالت کے باہر میں کھڑا تھا تو مجھے ایک
फ़ोन आया कबीना के एक अहम रुकन का। एक वीलाग में मैंने नाम बता दिया था, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि क्या लग रहा है। मैंने कहा जा रहे हैं। तो वो उनका जो लहजा था और मूड था, उससे साफ पता चल गया मुझे कि नहीं, ये इमरान हुकूमत जो है ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ बाहर जाएं। ये कुछ कोई और लोग हैं, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर जाएं। और फिर इन्होंने एक बहाना, ज़ाहिर है फेस सेविंग के लिए बहुत सारे बातें होती हैं। नवाज शरीफ साहब बीमार थे नहीं थे, जो भी था, रिपोर्टें थी कि जब वो बीमार है, और रिपोर्टें देने वाले इन्हीं के लोग थे। इसका मतलब वो सारे लोग झूठे और बकाऊ माल है जो इन्होंने अपने आप मशीर रखे हुए हैं, जो उनकी वज़ीर हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर ये सारा कुछ झूठ था, किसके कहने पे हुआ, ये मैं पूरे दावे के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बात कर रहा हूँ जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही मैंने सुना हुआ है हॉर्सेस माउथ से। कोई और ताकत थी जो चाहती थी नवाज शरीफ साहब को बाहर चले जाएं, और वो ताकत, वो ज़ाहिर है वो रावलपिंडी में होंगे या कहाँ होंगे, पर ये 100% है कि खान साहब बिल्कुल आखिरी वक्त तक ब्रेकें लगा के बैठे हुए थे। मजबूरी के तहत ये जब उन्हें नज़र आया कि उन्हें ये बताया गया कि जनाब उनकी जान को खतरा है तो साढ़े गले पै जाएगा, तो वो भागम दौड़ लगी हुई थी पिंडी से आप पारा से बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस, कि जनाब साढ़े गले पै जाना है, इन्हें भेज दो, फटाफट भेज दो। खान साहब की तो एक सख्त दिल आदमी है, वो तो कहते हैं ना इंसाफ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने वालद को भी कह सकता हूँ कि जनाब खबरदार, तो अज तो बाद शौकत खान दी तमीर चिता नहीं लेना, देखना नहीं जाके उसे। ये सर सूरत यार। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।